विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इस क्लास को हमारे सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे और PDF के माध्यम से पढ़ेंगे भी। और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको यहाँ पर मिलेंगे जो अभी तक आपने कभी भी पढ़े नहीं होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक और 1966 की पुस्तक है, उसका PDF हम आपको दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं, क्योंकि आजकल के जो प्रश्न बन रहे हैं ना, वो इन्हीं सब किताबों से बन रहे हैं जो कि दुर्लभ है प्राप्त करना। अब मैंने आपको ये भी बता रखा है कि मेरे पास अध्ययन की सामग्री बहुत है, कला के कंटेंट्स बहुत हैं और एथेंटिक है। तो कुछ उन्हीं एथेंटिक पुस्तकों से हम आपको कुछ पढ़ाने चल रहे हैं। अशोक के समय की मौर्य कला। अशोक के समय की मौर्य कला क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हम सबके लिए। अशोक ने मानवीय संबंधों का एक नया आदर्श अपनी प्रजा में और विदेशियों के साथ स्थापित किया। उसकी व्यवहारिक बुद्धि बहुत बढ़ी चढ़ी थी, जिसके द्वारा उसने अपने शासन को नए ढांचे में ढाला, जिससे प्रजाओं का अधिकतम हित हो सके। यह कुछ कम महत्व की बात न थी कि उन्होंने वास्तु और स्थापत्य संबंधी नवनिर्माण का एक महान कार्यक्रम निश्चित किया। समझ सकते हैं आप ये बात क्या कह रहा है, ये लाइन क्या कह रही है कि मौर्य काल में सम्राट अशोक ने वास्तुकला और स्थापत्य कला, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, वास्तुकला कहें चाहे स्थापत्य कला कहें, का महान कार्यक्रम निश्चित किया। उन्होंने समस्त देश या अपने बड़े राज्य पर ध्यान दिया। यह राज्य कंधार से धौली तक, ये ध्यान रखिएगा, इनका राज्य था कंधार से धौली तक और गिरनार से मैसूर तक फैला हुआ था। अच्छा प्रश्न DSSB के लिए बन सकता है। यह विस्तृत क्षेत्र उसकी भूयसी योजना के अंतर्गत था। इसी कारण उन्होंने अपने 14 शिलालेख साम्राज्य की सीमा के उचित स्थानों पर स्थापित किए। उन्होंने योजना का दूसरा अंग उनकी योजना का दूसरा अंग यह था कि बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों पर वह अपने स्तंभों की स्थापना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान से समझिए। ये एकाश्म स्तंभ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये एकाश्म स्तंभ अशोककालीन कला के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उदाहरण हैं। एकाश्म पत्थर में इन्होंने निर्मित करवाए हैं अपने स्तंभ। उन्होंने धर्म और संघ को चिरस्थायी स्मारकों के रूप में इन्हें स्थापित किया। जैसी शिलालेखों में वैसी ही स्तंभ लेखों में सम्राट की विविध योजना परिलक्षित होती है। सम्राट ने बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। उसी यात्रा मार्ग को सूचित करने के लिए पाटलिपुत्र, लौरियानंदनगढ़, लौरिया अरराज, बखिया और लुम्बिनी के स्तंभ बनवाए। लुम्बिनी स्तंभ के लेख में निश्चित रूप से
लिखा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन, इसको नोट जरूर करिएगा। लुम्बिनी स्तंभ के लेख में निश्चित रूप से लिखा है कि वहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। पास ही में दूसरे स्तंभ लेख में लिखा है कि वहाँ पूर्व बुद्ध कनक मुनि का एक छोटा स्तूप था। अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है, कनक मुनि का छोटा स्तूप कहाँ था? तो लुम्बिनी में, जिसे सम्राट ने बड़े स्तूप का रूप दिया। उन्होंने अपने राज्य संवत्सर के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा की। कनक मुनि के स्तूप का संस्कार उससे 6 वर्ष पूर्व कराया गया था। लुम्बिनी में शिला स्तंभ खड़ा करने के अतिरिक्त उन्होंने एक बड़ी पत्थर की दीवार भी बनवाई। उसी योजना में सारनाथ का सिंह स्तंभ था। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। उसी योजना में, जैसे यहाँ का स्तंभ बना है वैसे ही सारनाथ का था, जिसे सम्राट ने उस स्थान पर खड़ा किया जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध धर्म में बोध गया में भी बुद्ध के संबोधि स्थान पर अशोक का एक स्तंभ है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। अशोक की दूसरी योजना यह थी कि मध्य प्रदेश की सीमाओं पर और यहाँ के जनपदों की राजधानियों को सूचित करने के लिए स्तंभों की प्रतिष्ठा करें। जैसे पांचाल देश की राजधानी शांकाश्य में एक स्तंभ खड़ा किया गया। कुरु जनपद की राजधानी मेरठ में दूसरा स्तंभ लगाया गया। कुरुक्षेत्र या श्रीकंठ जनपद की राजधानी रोपड़ में तीसरा स्तंभ खड़ा किया। मथुरा से प्रतिष्ठान जाने वाले महामार्ग पर चेदी जनपद के लिए सांची में और वहाँ के महास्तूप के समीप चौथा स्तंभ बनवाया। कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती में पांचवा स्तंभ बैठाया गया और वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी में छठा स्तंभ। काशी जनपद की राजधानी वाराणसी में बुद्ध के धर्मचक्र परिवर्तन के स्थान में सातवां स्तंभ खड़ा किया। इस प्रकार मध्य देश की राजधानियों में और आर्यावर्त की सीमाओं पर सम्राट ने स्तंभ माला की योजना की। अब हम लोग इतना पढ़ते हैं और मुश्किल से 3 या 4 लाइनें हमें इम्पॉर्टेंट मिलती हैं। विद्यार्थियों, थोड़ा हम अगर सजगता के साथ बहुत ही स्मार्टनेस के साथ पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें अन्य लोगों से 6-7 प्रश्न को फ़ायदा जरूर होता है। उसके सामने 2 समस्याएं और थीं, अर्थात वह इन स्तंभों के द्वारा अपना कौन सा विचार या आदर्श प्रकट करे और उसे प्रकट करने के लिए इन स्तंभों को क्या रूप दिया जाए। ये दर्शन और शिल्प की 2 महत्वपूर्ण समस्याएं थीं। इन स्तंभों का यथेष्ट निर्माण उसके चतुर शिल्पियों ने किया था और बलिष्ठ वर्धकी इन भारी स्तंभों को चुनार, इम्पॉर्टेंट है ये, कि केंद्रीय खादान से दूर दूर से लाया गया। ये स्तंभ 50 फुट तक ऊंचे, ये भी महत्वपूर्ण है, एक ही पत्थर से काटकर बनाए गए थे। इनके पशु शीर्षक और भी कठिनाई से गढ़े गए थे। मतलब सिर पर क्या है तो पशु है, किंतु स्तंभ वाहकों ने ऐसी युक्ति से इन्हें पहुंचाया कि कोई क्षति न आने पाई। अधिष्ठान के बिना ऊंची दंडी वाले स्तंभों का प्रयोग चंद्रगुप्त के
सभा मंडप में लगभग 50 वर्ष पूर्व किया जा चुका था, किंतु उन पर जो भव्य शीर्षक है वे अशोक की मौलिक कल्पना है, क्योंकि चंद्रगुप्त कालीन स्तंभों पर ऐसे शीर्षक नहीं थे। मतलब स्तंभ तो बनना शुरू हो चुके थे अशोक के समय से पहले ही, लेकिन जो ऊपर पशु बैठाया गया था वह चंद्रगुप्त कालीन स्तंभों की विशेषता नहीं थी। अशोक ने अपने समकालीन जनों के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश सोचा था। वह संदेश उस धर्म का प्रचार था जो उसके मन में भर गया था। उसने धर्म पर गंभीरता पूर्वक विचार किया था और अपने लेखों में इन विचारों को कितने ही प्रकार से व्यक्त किया, जैसे धम्म कामता, धम्म घोष, धम्म चलन, धम्म नियम, धम्म दान, धम्म पटिपति, धम्म मंगलम, धम्म विजय, धम्म सौ। यह अनुभव था कि धर्म एक है और उसके भेद या विभाग नहीं किए जा सकते। धर्म चक्र विश्व संबंधी नियमों का ही रूप है जो नैतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सदा से प्रवर्तित होता आया है। उसी के रूप ब्रह्मा चक्र, ब्रह्मांड चक्र, भव चक्र, काल चक्र, सहस्त्राचारक आदि हैं। बुद्ध का महाधर्म चक्र भी वही है। तो विद्यार्थियों, आपने इसमें 2 ही 4 प्रश्न पाए होंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ऐसे पीडीएफ पाने के लिए और इन पीडीएफ को मैं डेली समझाने का भी प्रयास करूंगी। तो विद्यार्थियों, आप आर्ट गंगा के साथ जुड़े रहें और आर्ट गंगा आपको जो भी कुछ पढ़ाता है उसका साक्ष्य इन्हीं पुस्तकों से देता भी है। विद्यार्थियों, यहाँ आपको पता है कि कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया जाता। जो भी यहाँ पर पढ़ रहा है वो बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट ये बात जानते भी हैं। विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार। और सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी में लग जाएं और तैयारी करें किसकी? तैयारी करें जीत की। धन्यवाद विद्यार्थियों। ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।